हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए मानव भेड़िए की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अब मुझे ठीक से तो याद नहीं कि बात कितनी पुरानी है, पर जो कुछ हुआ वो एक एक बात आज भी जहन में अपना घर बनाए बैठी है। हम 4 लोगों ने मिलकर पहाड़ की ठंडी वादियों के नज़दीक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। ये जगह हमारे शहर से 4 मील की दूरी पर थी। ये जगह हिमालय के नज़दीक के जंगलों के पास थी, पहाड़ियों से भरी हुई जगह। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ़ पड़ रही थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था और हम जानते थे कि इससे वहाँ का दृश्य और भी सुंदर होगा। इस सफ़र में मैं, राजेश, मनोज और विकास शामिल थे। हम लोगों ने कुछ बियर्स और कुछ नशे की चीज़ें अपने साथ में ले ली थी ताकि हम पूरी रात एंजॉय कर सके। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे जब हम निकले। जिस जगह हम जा रहे थे वो एक मनोरंजन की जगह थी जहाँ पर लोग मज़े कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे और वहाँ पर पास में एक छोटी सी नदी में नाव चला सकते थे। उस जगह जाने के लिए हमने मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि रोड और आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी। हमने एक जगह पर कार को पार्क किया। राजेश ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे। मनोज और विकास पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं सिगरेट पीने वाला था कि तभी मैंने अपनी कार के सामने लगभग 20 मीटर की दूरी पर किसी चीज़ को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक हिरण के जैसा लगा। मैं सीट में आराम से पसर कर बैठ गया, पर तभी मैंने उस चीज़ को अपनी कार के बाएं ओर आते हुए देखा। विकास भी ये जान चुका था कि कार के बाएं ओर कोई चीज़ तो है। वो बस पूछने ही वाला था कि क्या हो रहा है, तभी उसने उस चीज़ को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से ही एक बार सिगरेट पी थी। विकास तो हम चारों में सबसे छोटा था। वो अभी 15 वर्ष का ही होगा। वो ना तो स्मोक करता है और ना ही कोई ड्रिंक करता है, और हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि हम ये काम कर सकते थे। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने कहा, क्या है वो? उन लोगों ने कहा, क्या? हम लोगों ने कहा कि बाहर कोई तो है। वो दोनों हंसने लगे, पर इसके बाद उन्होंने भी उस चीज़ को कार के दाएं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी के होने की आशंका हुई। वो फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से काफ़ी ज़्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहता था कि हम वहाँ से जल्द निकल चले। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे और हम जानना चाहते थे कि वह चीज़ क्या है। ये जो भी था एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही ये हमारे कार के सामने आया, राजेश ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही लाइट उस जगह पर पड़ी वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वो वहीं पर था। जब राजेश ने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन की तो वह फिर से कार के बाएं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज़्यादा पास में। हम नहीं जानते थे कि वो क्या था। इस समय तक विकास काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और साथ में मैं भी। हम सभी राजेश पर चिल्लाए कि हम सबको यहाँ से निकालो। वो भी हमारी ही तरह डरा हुआ था। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने की बजाय वो गाड़ी को रिवर्स में ले गया ताकि हम पीछे होते हुए उस जगह से मेन रोड पर पहुँच सके। हम किसी तरह से चलते फिसलते हुए ऊपर चढ़ते हुए मेन रोड पर आ पहुँचे। हमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डरावनी चीज़ का अनुभव किया जिसे शायद ही मैंने पहले कभी महसूस किया हो। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, हमने देखा कि कार की हेडलाइट की रोशनी जहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही थी, उस जगह पर एक जानवर खड़ा था। वो उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हो तथा बहुत ही डरावना हो। जब उस पर लाइट पड़ी तो वो मुड़ा। अब हम उसको पूरी तरह से देख पा रहे थे। वो मेरी ही आंखों में देख रहा था और कसम से उस समय मेरे दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे
और उसकी आंखों में दहशत और पागलपन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड्स के लिए ही हुआ था कि तभी राजेश ने कार की स्पीड बढ़ाई। वो उसको कार से टक्कर मारना चाहता था, पर वो जानवर वहाँ से बड़ी ही तेज़ी से गायब हो गया, मानो जैसे वो पहले कभी वहाँ था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था ये तो मैं नहीं जानता, पर जितनी तेज़ी से हो सके हम उतनी तेज़ी से वहाँ से निकल गए। बाहर बहुत ठंड थी और ठंड के इस समय में बाहर ना तो कोई आदमी होता है और ना ही कोई दुकान खुली होती है, और दूसरी बात वो इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के इस समय में वहाँ मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिखाई देती थी। हम नहीं जानते कि वो क्या था और वो कहाँ से आया था। खैर, जैसे तैसे हम अपने पिकनिक वाले स्थान पर पहुँच गए। हमने अपना कैंप लगाया और एंजॉय करने लगे। बियर की बोतल खोली और ठंडी रात में आग के आगे बैठकर बियर का मज़ा लेने लगे। विकास ने भी आज बियर की बोतल लेकर अपनी पहली बियर कुछ इस तरह पी जैसे वो अपने बड़े होने का सबूत दे रहा हो। हम मौज मस्ती करते रहे और बातें करते रहे। तभी दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। हम घबरा गए, कहीं वही जानवर फिर से तो नहीं आ गया। हम ये सोचने लगे थे, पर कुछ देर बाद हमें साफ साफ दिखाई देने लगा। वो हमारे काफ़ी नज़दीक आ चुका था। हमने देखा कि एक नौजवान ठंड में कांपते हुए हमारे नज़दीक आ रहा था। उसने हमसे कहा कि मैं कुछ देर के लिए यहाँ आग के पास बैठ सकता हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हमने उसे अपने पास बिठाया और पीने के लिए एक बियर की बोतल दी। उसने हमारा आग्रह स्वीकार किया और फिर हमसे बातें करने लगे। उसने बताया कि वो इसी तरह नई नई जगह पर जाता रहता है और पर्वतों तथा जंगलों में घूमकर नई नई जड़ी बूटियों की खोज करता रहता है। आज उसे यहाँ ज़्यादा देर हो गई, ठंड भी बढ़ चुकी थी और मैं अपने साथियों से भी बिछड़ चुका हूँ। अगर मैं थोड़ी देर में वापस नहीं लौटा तो वो मुझे ज़रूर ढूंढने आएंगे। तब तक मैं आप लोगों के साथ समय बिता लेता हूँ। हमने कहा, क्यों नहीं, हमें भी नए नए व्यक्ति की बातें सुनने को मिलेंगी। कब से चारों की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुके थे। फिर उसने पूछा, आप लोग इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? क्या आप लोगों को नहीं पता कि यहाँ एक मानव भेड़िया घूमता रहता है? हम सब हंसने लगे और कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब किस्से कहानियों में होता है। उसने कहा, मजाक नहीं है ये, मैं जानता हूँ एक सच्ची कहानी कि कैसे एक खूनी दरिंदा मानव भेड़िया एक खूनी भेड़िया ना रहा और कैसे भेड़िया मानव को एक लड़की से सच्चा प्यार हो गया और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। हम बोले, चलो सुनाओ, वो कहानी, हमारा भी वक्त गुजर जाएगा। उसने कहानी सुनानी शुरू की। मेरी ये कहानी है एक भेड़िए की जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। वो कभी जीतता है तो कभी हारता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं छोड़ता है। ये भेड़िया मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत करता है क्योंकि ये मनुष्य का भी रूप ले सकता है, लेकिन सच में ये पहले ऐसा नहीं था। उसे तो एक ऐसी घटना ने ऐसा कर दिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है कि लकड़हारा था। वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाता था और अपना खाना बनाता था। एक बार उसे जंगल में रात हो गई। वो डरने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे काट ना ले। वो हिम्मत करके अपना काम करता रहा, लेकिन एक भेड़िया उसे बहुत दूर से घूर रहा था। वो उसका मांस खाना चाहता था। जब लकड़हारा जाने लगा तो भेड़िए ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। लकड़हारा पहले ही सतर्क हो गया था क्योंकि उसने भी भेड़िए को देख लिया था। उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाया, लेकिन उसकी गर्दन पर घाव कर दिया। फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और वहाँ से बचकर भाग गया। घर जाकर उसने दवाई ली और कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो फिर से अपनी दिनचर्या में लग गया, लेकिन वो भयानक रात आ ही गई जो सब कुछ बदलने वाली थी। वो रात पूर्णिमा की थी। सुबह से ही उस लकड़हारे का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे आभास हो गया था कि अब कुछ घटित होने वाला है। जब रात के 12 बजे तब उसका शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसके शरीर का आकार बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो एक विशालकाय भेड़िया बन गया। पूरे शरीर पर बाल उगाए, हाथ पांव भयानक नुकीले नाखूनों से भर आए, आंखें हरी रंग की बन गई, दांत भयंकर मांसाहारी जानवर की तरह बन गए। वो पूरे तरीके से मानव भेड़िया में बदल चुका था। अब वो शहर की तरफ भागा। उसने सबसे पहले एक नौजवान को अपना शिकार बनाया जो सड़क पर जा रहा था। फिर वो जंगल में चला गया। अब हर रात वो भेड़िया बनने लगा। उसे भी इसमें मज़ा आने लगा
और वो शिकार करने लगा। धीरे धीरे पूरे शहर में दहशत फैल गई और सभी लोग घर में छिपकर रहने लगे। सभी ने रात में घूमना बंद कर दिया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक रात को एक बहुत ही सुंदर लड़की अपने घर की बालकनी में खड़ी हुई पूर्णिमा के चांद को निहार रही थी और अपने ख्यालों में गुम कुछ सोच रही थी। तभी उसको यह आभास हुआ कि जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा है। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाली थी कि उसकी माँ ने अंदर से आवाज़ दी, रोहिणी अंदर आ जाओ, खाना नहीं खाना है क्या? वो तुरंत भाग के अंदर चली गई और खाना खाकर सो गई। कुछ देर बाद उसे सोते हुए एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो अपने घर के पास वाले एक जंगल में है और वो जंगल में टहल रही है। आगे उसे दिखा कि कहीं दूर एक पेड़ के पास कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। उसने ध्यान से देखा तो उसे वहाँ एक जानवर की पूंछ दिखाई दे रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये किस जानवर की है, शायद किसी कुत्ते की या भेड़िए की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अजीब अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। वो उस पेड़ के नज़दीक गई और उसने देखा वहाँ पर एक सुंदर युवक हरे रंग की आंखों वाला उसके सामने खड़ा है। वो उसे देखकर चौंक गई और पूछने लगी कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो? वो नौजवान कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही घड़ी ने अलार्म की आवाज़ बजानी शुरू कर दी और रोहिणी की नींद टूट गई। उसने घड़ी में समय देखा और उठकर जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हो गई। जब वो कॉलेज पहुंची तो वहाँ पर एक दो अध्यापक के अलावा अन्य कोई अध्यापक मौजूद नहीं था, इसीलिए उसकी सभी क्लासेस खाली ही जा रही थी। तो वो पार्क में एक बेंच पर अकेली बैठकर रात वाले सपने के बारे में सोचने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसने अपना सिर ऊपर करके देखा तो वो अचंभित रह गई। उसके सामने वही हरी आंख वाला लड़का खड़ा था जिसको उसने सपने में देखा था। लड़की ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया कि मेरा नाम आकाश है, मैं इस शहर में नया आया हूँ, आज ही इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हें यहाँ अकेले बैठा देखा तो सोचा कि तुमसे बातें कर लूँ। फिर रोहिणी ने पूछा तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? आकाश ने जवाब दिया कि मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। रोहिणी झट से बोली, अरे मैं भी तो उसी क्लास में पढ़ती हूँ। फिर दोनों बातें करते रहे और कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। अब वो दोनों रोज़ कॉलेज में मिलते और रोज़ बातें करते। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। अब दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। एक दिन रोहिणी अपने घर पर अकेली बैठी हुई बोर हो रही थी। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बाहर जंगल की ओर घूम कर आ जाऊं, और वह जंगल की ओर घूमने निकल गई। थोड़ी दूर आगे चलकर उसने देखा कि कोई उसे काफ़ी देर से टकटकी बांधे हुए देखे जा रहा है। उसे लगा कि जैसे कोई भेड़िया उसे घूर रहा है और उस पर हमला करने वाला है, परंतु वो भेड़िया सिर्फ उसे देखे जा रहा था और अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। रोहिणी कुछ समझ नहीं पाई और वो काफ़ी डर चुकी थी। डर के मारे उसकी कपकपी छूटने लगी थी और वह भागते भागते अपने घर पहुंची। डरी सहमी सी वो अपने बिस्तर में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई, परंतु रोहिणी अभी भी डर से काँप रही थी। जब माँ को रोहिणी का कोई भी उत्तर नहीं मिला तो माँ उसके कमरे में गई और उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा। माँ देख चुकी थी कि वो डरी हुई है। रोहिणी माँ के गले लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते उसने बताया कि माँ, हमारे पास वाले जंगल में बहुत ही भयानक भेड़िया है, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आई हूँ आज। माँ ने बोला, तू घबरा मत, मैं अभी वन विभाग को फ़ोन करके भेड़िए के बारे में बताती हूँ, वो उसको पकड़ कर ले जाएंगे या इसे कहीं और घने जंगल में दूर छोड़ आएंगे। फिर रोहिणी आंखें बंद करके सो गई। कुछ देर बाद माँ रोहिणी को जगाने आई। उठ जा बेटा, देख तेरा कोई कॉलेज वाला दोस्त मिलने आया है। रोहिणी ने बाहर आकर देखा तो सामने उसके आकाश खड़ा था। आकाश ने उससे कहा, चलो आओ, आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रोहिणी ने कुछ पल सोचा और सोचा चलो आकाश के साथ घूम कर आती हूँ, शायद मेरा मन हल्का हो जाए और मेरा मूड भी ठीक हो जाए। फिर वो दोनों बाहर चले गए। चलते चलते रोहिणी ने आकाश से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आकाश ने बोला, आज मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ और वहाँ मैं
तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलाऊंगा। फिर वो दोनों बातें करते हुए आगे चलते रहे। आकाश उसे जंगल की तरफ ले जा रहा था। रोहिणी ने कहा, ये कहाँ ले जा रहे हो? इस रास्ते पर तो भयानक जंगल आता है। आकाश ने बोला कि मेरा घर इस तरफ ही है, मैं यहीं रहता हूँ। फिर वो दोनों आगे चलते गए। फिर आकाश एक बड़ी सी गुफा के सामने आकर रुक गया। रोहिणी उसको देखकर बोली, ये कहाँ ले आए? ये तो किसी जानवर की गुफा लगती है। और तब आकाश ने बोला, मैं यहीं रहता हूँ, तुम अंदर तो चलो। फिर आकाश और रोहिणी उसमें अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद आकाश ने अपने परिवार वालों को आवाज़ लगाई, बोला कि देखो मैं किसे लाया हूँ मिलवाने के लिए। थोड़ी देर में वहाँ से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ें आने लगी और 2 भेड़िए बाहर निकल कर आए। उन्हें देखकर रोहिणी डरने लगी। डरते डरते बोली, आकाश ये दोनों कौन हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आकाश ने कहा, डरो नहीं, ये मेरे माता पिता हैं। और फिर वो दोनों तुरंत ही मनुष्य रूप में रोहिणी के सामने आ गए। ये सब देखकर रोहिणी बहुत घबरा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। आकाश ने रोहिणी से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आज अपने माता पिता से मिलवाने लाया हूँ। ये सुनकर रोहिणी दंग रह गई और बोली कि मैं जानवरों से शादी नहीं कर सकती, मुझे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानवर हो, तुम्हारे माता पिता भी जानवर है। ये कहकर रोहिणी वहाँ से चली गई। ये सब सुनकर आकाश के माता पिता को बहुत गुस्सा आया और वो भेड़िए रूप में वापस आ गए और गुस्से में गुर्राते हुए रोहिणी के पीछे भागे। आकाश समझ चुका था कि उसके माता पिता रोहिणी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। आकाश भी उनके पीछे भागा, लेकिन जब तक आकाश वहाँ पहुँचा तब तक उन्होंने रोहिणी को मार दिया था। रोहिणी को अपने सामने मरा हुआ देख आकाश बहुत दुखी हुआ। वो खुद को इन सब का जिम्मेदार मानने लगा और फिर उसने अपनी शक्ति से खुद की बलि देकर रोहिणी को जीवित कर दिया। थोड़ी देर बाद जब रोहिणी को होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा है। उसने उसे खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि रोहिणी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं अपने प्राणों की आहुति देकर तुम्हारा जीवन लौटा रहा हूँ। अब तुम इस शहर में मत रहना, यहाँ से कहीं दूर जाकर रहना, और अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊँगा। फिर उसने देखा कि वहीं पास में ही एक भेड़िए का शव पड़ा था जिसमें अब प्राण नहीं बचे थे। वो समझ गई कि यह आकाश ही है। रोहिणी थोड़ा विचलित हुई, उसकी आंखें नम हुई, पर वो सब कुछ भुलाकर अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद रोहिणी की माताजी का ट्रांसफ़र हो गया। अब रोहिणी अपनी माताजी के साथ एक नए शहर में थी। उधर आकाश के माता पिता को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, इसलिए उन्होंने पूर्णिमा की रात का इंतज़ार किया। इस दिन भेड़ियों की शक्तियाँ बहुत अधिक हो जाती हैं और कुछ रूहानी शक्ति भी उन्हें मिलती है। इसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपने बेटे आकाश को फिर से जीवित कर दिया। आकाश जीवित तो हुआ, परंतु रोहिणी को अभी भी नहीं भुला पा रहा था। एक दिन उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखा कि रोहिणी कहाँ पर है, तो उसे पता चला कि वो एक नए शहर में है और फिलहाल एक नौकर की तलाश में है। आकाश ने अपना वेश बदला और रोहिणी के घर नौकर का काम करने के लिए उसके घर गया। उसकी माँ ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। क्योंकि उसने वेश बदला हुआ था तो रोहिणी उसको पहचान नहीं पाई। अब आकाश रोज़ रोहिणी को देखा करता और उसके प्यार को महसूस करता, परंतु कुछ कह नहीं पाता। रोहिणी की माँ सुबह ही अपने ऑफिस चली जाती और शाम को घर वापस आती। तब तक रोहिणी अकेली रहती। एक दिन पड़ोस के आवारा लड़के रोहिणी के घर में घुस गए और लगे उसको छेड़ने। आकाश से सहन नहीं हुआ और उसने अपने असली रूप में आकर सबको उठाकर बाहर फेंक दिया। रोहिणी ने तुरंत आकाश को पहचान लिया और डरती डरती बोली कि तुम तो मर चुके थे, फिर यहाँ कैसे? आकाश ने उसको सारी बात बता दी और बोला कि अब मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, मुझे यहीं रहने दो, रोज़ तुम्हें देख लूँगा तो दिल को तसल्ली मिलती रहेगी। रोहिणी उसकी बातों से पिघल गई, क्योंकि अंदर ही अंदर प्यार तो वो भी बहुत करती थी उसको, पर उसका वो भेड़िया वाला रूप, उससे वो डरती थी। तो बोली, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। ऐसे दिन बीतते गए। आकाश घर का सारा काम करता रहता और रोहिणी को प्यार भरी नज़रों से देखता रहता,
पर कुछ कहता नहीं। रोहिणी को भी उसके होने से सुरक्षा का भाव महसूस होता। एक दिन उसकी माँ ने बताया कि ऑफिस के काम से मैं कल 3-4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, पर क्या करूँ, तेरी चिंता सता रही है। इस तरह तुझे अकेली छोड़कर कैसे जाऊँ? रोहिणी बोली, माँ घबराओ नहीं, मेरी सुरक्षा के लिए हमारा ये नौकर है ना। मैंने तुम्हें बताया नहीं, एक दिन कुछ आवारा लड़के घर में घुस आए थे, तब इसने ही उनको उठाकर फेंका था और मेरी जान बचाई थी। ठीक है बेटी, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ, माँ बोली। अगले दिन माँ ऑफिस के काम से दूसरे शहर चली गई। रोहिणी काफ़ी दिन से आकाश से कुछ बात करना चाहती थी। रात में उसने आकाश को बुलाया और बोली कि आकाश, प्यार तो मैं तुमसे बहुत करती हूँ, मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम ये भेड़िए का रूप धारण करना छोड़ दो तो, और हमेशा के लिए मनुष्य रूप में ही रहो तभी। आकाश ने रोहिणी को समझाया कि मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु हमें एक श्राप मिला हुआ है। पूर्णिमा की रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमें भेड़िए का रूप अपने आप ही लेना पड़ता है। इसको हम नहीं रोक सकते हैं। तुम ऐसा कर सकती हो कि 12 बजने से कुछ देर पहले ही मुझे एक रूम में बंद कर देना, 3 बजे के बाद खोल देना। रोहिणी ने कुछ देर सोचा और कहा कि हाँ, ये तो हो सकता है, पर पहले तुम एक वचन दो कि अगर तुमने किसी मनुष्य को मारा या खाया तो तुम्हें उसका प्रायश्चित करना होगा। आकाश ने पूछा, कैसा प्रायश्चित? रोहिणी बोली कि फिर तुम अपने हाथों से मुझे मार डालोगे और मुझे कभी वापस लाने की कोशिश भी नहीं करोगे। आकाश कुछ पल के लिए सहम सा गया और उसने रोहिणी को वचन दे दिया, ये जानते हुए कि उस पर जो श्राप है वो उसे बच नहीं सकता और एक छोटी सी भूल उसे रोहिणी का हत्यारा बना देगी। कुछ देर बाद आकाश में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो गए। उसके शरीर पर बाल आने लग गए। उसने रोहिणी को कहा कि मुझे तुरंत कमरे में बंद कर दो। रोहिणी समझ गई कि आज तो पूर्णिमा की रात है और 12 बजने में कुछ मिनट शेष है। उसने तुरंत ही आकाश को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजती है। रोहिणी सोचती है कि रात के 12 बजे कौन हो सकता है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वहीं उस दिन वाले आवारा लड़के हैं। वो रोहिणी को धक्का देते हुए घर में घुस जाते हैं और कहते हैं, तुम अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो ना, पर अब तुम खूबसूरत नहीं रहोगी। और उसको ज़मीन पर पटक कर बालों से घसीटते हैं, लातों से वार करने लगते हैं। रोहिणी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। आकाश कमरे में ये सब सुन रहा होता है और गुस्से में और भी खूंखार हो चुका होता है। वो बाहर आना चाहता है, पर रोहिणी को दिया वचन उसको रोक रहा है। बहुत रोकने के बाद भी वो खुद को रोक नहीं पाता और दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाता है। रोहिणी लहूलुहान फर्श पर पड़ी हुई है। आकाश रोहिणी के सामने जाकर हाथ जोड़कर उससे अपने वचन को वापस लेने की विनती करता है, परंतु तब तक रोहिणी बेहोशी में अपनी आंखें बंद कर चुकी होती है। रोहिणी की आंखें बंद देख आकाश बहुत ही भयंकर तरह से गर्जना करता है और उन लड़कों पर टूट पड़ता है और थोड़ी ही देर में वो सबको टुकड़े टुकड़े करके मार डालता है। अब उसे लगता है कि उसने रोहिणी को दिया वचन तोड़ दिया है। अब उसको प्रायश्चित करना ही होगा, लेकिन वो अभी रोहिणी के पास नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो भेड़िया मानव के रूप में है और ये रूप रोहिणी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तब तक रोहिणी होश में आ जाती है। वो आकाश को समझाती है, पर आकाश को रोहिणी का वचन तोड़ने का बहुत गहरा आघात लग चुका था। उसे लगता है कि वो रोहिणी को दिए वचन को निभा नहीं पाया। उसने अपने प्यार का भरोसा तोड़ दिया है। रोहिणी उसे समझाने का प्रयास करती है। वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कुछ नहीं समझता, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और प्रायश्चित करने के लिए अपने ही हाथों से रोहिणी को मार डालता है और फिर बहुत ही भयंकर रूप से चांद को देखकर रोने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी जानवर रोने लगते हैं। पूरा शहर उसकी गर्जना से थर्राने लगता है और फिर वो कहीं दूर जंगल में चला जाता है और फिर कभी किसी को नज़र नहीं आता। कहते हैं कि वो अभी भी रोहिणी की यादों में भटक रहा है और अब भी खुद को ही दोषी मानता है। पूर्णिमा की रात को वो खुद को कैद कर लेता है। अब उसने मनुष्य का भक्षण छोड़ दिया है। और इतनी कहानी सुनने के बाद वो व्यक्ति रुक जाता है, चांद की ओर देखता है और कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, शायद मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे चलना होगा। फिर मैंने घड़ी की ओर देखा,
12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। आधी रात होने वाली थी, इसीलिए मैंने उससे कहा, हमारे साथ यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। वो हमें देखकर मुस्कुराया और अपनी हरी होती हुई आंखों से हमारी ओर देखते देखते ज़ोरदार छलांग लगाकर वहाँ से गायब हो गया। और उसके इस तरह जाते ही मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द याद आता है, मानव भेड़िया, वेयरवुल्फ। उस जगह पर बहुत सी ऐसी ही मानव भेड़िए को देखे जाने वाली घटनाएं हुई हैं, और सच बताऊं तो अब मैं उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहता हूँ। कैसी लगी है आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।